हेलो दोस्तों, मैं गोविंद मालवीय आपका स्वागत करता हूं। इतिहास के कुछ पन्नों को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज हमारा टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास का सबसे प्रारंभिक टॉपिक माना जाता है और हर कंपटीशन एग्जाम में इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो थोड़ा इत्मीनान के साथ में वीडियो को पूरा देखिएगा। और इतिहास एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जो क्रमबद्ध चलना चाहिए, और इतिहास हम विजुअली देखें यानी एक फिल्म की तरह देखें तो सबसे बेहतर होता है। और मेरा पढ़ाने का शैली भी जो है वह एक विजुअल ही है। आपको फिल्में अच्छी तरह से याद हो जाती हैं लेकिन पुस्तकों में पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। मैं भी देखता हूं आपको इतिहास कैसे याद नहीं रह पाता। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। शुरुआत करने से पहले आपने एक शब्द जरूर सुना होगा कि मनुष्य जो है इस धरती पर सबसे पहले आया था, वह बंदर प्रजाति का माना जाता है। यह चीज मैं बारीकी के साथ में क्यों लेना चाह रहा हूं कि इसके पीछे रीजन है, क्योंकि हमारा प्रारंभिक टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। और आपको कभी कभार पूछ भी लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के निवासी या लोग निवास करते थे, तो उससे रिलेटेड भी कहीं ना कहीं आपके मैटर काम आ सकता है, क्योंकि एग्जामिनेशन बोर्ड का कोई भरोसा नहीं कहां से वो कौन सा सवाल उठा के पूछ ले। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी किस्मत के ऊपर। तो ऐसा बताया जाता है और आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा बहुत, कि मनुष्य बंदर की प्रजाति से उत्पन्न हुआ है। लेकिन एक सवाल दिमाग में कौंधता है अक्सर मेरे और आपके भी शायद सवाल उठता होगा कि अगर बंदर से मनुष्य उत्पन्न हुआ है तो बंदर अब तक इंसान क्यों नहीं बना। सोचने योग्य बात है। एक्चुअल में बंदर होता है लाल मुंह वाला और काले मुंह वाला होता है लंगूर। तो मनुष्य बंदर से उत्पन्न नहीं हुआ है। पुरातत्व विज्ञान का मानना है कि बंदर की बहुत सारी कैटेगरियां होती हैं, बंदर के बहुत सारे प्रकार होते हैं। एक बंदर का प्रकार होता है निएंडरथल। यह निएंडरथल नाम का जो बंदर है वो गोरिल्ला या चिंपैंजी जैसा होता है, जो हूबहू इंसान के जैसी हरकत करता है। तो निएंडरथल नाम की जो प्रजाति है उससे मनुष्य की उत्पत्ति मानी जाती है। तो यह निएंडरथल एक बंदर की प्रजाति है, उससे मनुष्य की उत्पत्ति मानी जाती है। जैसा चिंपैंजी गोरिल्ले टाइप के बंदर जो पेड़ों पे इन बंदरों की तरह छलांगे नहीं लगाते, मनुष्यों की तरह उनके हाव भाव व्यवहार सब कुछ होता है। तो निएंडरथल से उत्पन्न माना जाता है मनुष्य। इस निएंडरथल की उत्पत्ति लगभग मानी गई है आज से 50 लाख ईसा पूर्व। 50 लाख ईसा पूर्व से मानव उत्पत्ति के प्रमाण मिले हैं सबसे पहले, यानी 50 लाख ईसा पूर्व, यानी आप मान के चलें कि आज से लगभग 50 लाख 2020 साल पहले। तो 50 लाख ईसा पूर्व मनुष्य की उत्पत्ति के प्रमाण इस धरती पर मिले हैं। और 50 लाख ईसा पूर्व मध्य अफ्रीका में कुछ देश आपने सुने होंगे, जाम्बिया हो गया, जैसे जिम्बाब्वे हो गया, जिबूती नाम का देश हो गया, तब से इस निएंडरथल की उत्पत्ति के प्रमाण हमें मिले हैं। अगर भारत में बात की जाए तो भारत में मानव उत्पत्ति के सबसे प्राचीन प्रमाण जो मिले हैं वह 30 लाख ईसा पूर्व के हैं। 30 लाख ईसा पूर्व मानव उत्पत्ति के प्रमाण मिले हैं भारत में, यानी आज से मान के चलिए आप 30 लाख 2020 साल पहले, क्योंकि 2020 चल रहा है। तो 30 लाख ईसा पूर्व मानव उत्पत्ति के प्रमाण भारत में सबसे पहले मिले हैं, वह नागौर से मिले हैं। नागौर राजस्थान में है। देखिए यह मनुष्य कैसा था। यह निएंडरथल नाम का मनुष्य जो बंदर की एक प्रजाति है, यह कैसा था? खानाबदोश था, जिसे आप आदि मानव की संज्ञा दे सकते हैं। हालांकि इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी हैं, लेकिन आपके इतना बारीकी से नहीं आएगा। आदि मानव का काम क्या होता है? देखिए, मनुष्य की सबसे पहली प्राथमिक आवश्यकता होती है भूख, अपनी भूख को शांत करना।
तो आदि मानव ने क्या किया, अपनी भूख को शांत करने के लिए पत्थर उठाया, शिकार के पीछे भागा, शिकार किया, मारा, खाया, निकल लिया। यानी मनुष्य का सबसे पहला कार्य इस धरती पर क्या था, आखेट। और वो आखेट किस चीज से करता था, पत्थर से। पत्थर के घर थे, पत्थर के औजार थे, पत्थर के बर्तन थे। मनुष्य की पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ जो है वह पत्थर पर टिकी थी। इसलिए मनुष्य का, आदि मानव का सबसे पहला समय कहलाता है इतिहास की भाषा में पाषाण युग। यानी मनुष्य, आदि मानव किस में रहता था, पाषाण युग में रहता था, पत्थर के समय में रहता था। आप सोचिए कि अगर कोई भी मनुष्य पत्थर लेकर किसी शिकार को शिकार कर ले, किसी को भी मार के खा ले, वो आपकी नजर में कैसा इंसान कहलाएगा, असभ्य या सभ्य कहलाएगा, असभ्य इंसान कहलाएगा जो किसी को भी मार के खा ले। तो अब हम पढ़ना चाह रहे हैं, यानी भारत के इतिहास में जो सबसे पहला समय है, आदि मानव का समय है, उसे हम कहते हैं पाषाण युग। ठीक है, अब हम पढ़ना चाह रहे हैं उस असभ्य इंसान की बजाय अब किसको पढ़ना चाह रहे हैं, सभ्य इंसान को। और सभ्य इंसान अर्थात कहां रहेगा, सभ्यताओं में। शब्द क्या है, सभ्यता। और सभ्य इंसान कहां रहना पसंद करेगा, जहां उसकी रोजमर्रा की आवश्यकताएं पूरी होती हो। और रोजमर्रा की आवश्यकताओं में सबसे प्राथमिक आवश्यकता क्या है, जल। क्योंकि आपने सुना होगा, बिन पानी सब सून, जल है तो कल है। और जल मनुष्य के काम के योग्य कहां मिलता है, समुद्रों में नहीं, नदियों के किनारे। इसलिए आप देखना, जितनी भी सभ्यताएं हैं वह नदियों के किनारे किनारे पनपी हैं। तो भारत में सबसे पहले समझदार यानी सभ्य लोगों की बस्तियां कहां पनपी, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे किनारे सभ्यता पनपी। इसलिए हम उसको कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, सिर्फ सिंधु नदी के किनारे होती तो हम उसको सिर्फ सिंधु सभ्यता कहते हैं, लेकिन सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे किनारे सभ्यता पनपी, इसलिए हम उसको कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, इस अखंड आर्यावर्त के अंतर्गत, जिसमें पाकिस्तान, आधा अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश सब शामिल थे, यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता कैसे और किस प्रकार से पल्लवित हुई, आगे बढ़ी, वो एक बार हम नजर दौड़ा लेते हैं इस पर। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, आपको भी पता होगा, अभी अभी मैंने क्या कहा, मनुष्य, सभ्य मनुष्य यानी समझदार मनुष्य अपनी बस्तियां कहां बसाना पसंद करेगा, जहां पर उसकी प्राथमिक आवश्यकता पूरी होती हो। और प्राथमिक आवश्यकता क्या है, जल। और जल कहां मिलता है उसे, नदियों के किनारे। इसलिए आपने सुना होगा कि वर्तमान मध्य हिमालय से लगाकर सियाचिन ग्लेशियर होते हुए अनंतनाग के रास्ते से, डेरा गाजी खान के नॉर्थ ईस्ट से होती हुई, मुल्तान शहर के वेस्ट से होती हुई, कराची शहर के ईस्ट में मकरान तट पे एक नदी समाप्त होती है जिसका नाम है सिंधु नदी। इस सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे किनारे जो सभ्यता पनपी, उसे हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिर्फ सिंधु नदी के किनारे नहीं, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ सिंधु नदी के किनारे नहीं, सिंधु और उसकी सहायक नदियां यानी उसमें गिरने वाली नदियों के किनारे किनारे जो सभ्यता पनपी, उसे हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु नदी के किनारे सिर्फ सभ्यता होती तो आप समझ सकते थे कि वह सिंधु सभ्यता कहलाती, लेकिन सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे किनारे सभ्यता पनपी, इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता।
ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता में अब तक कुल स्थल जो खोजे गए हैं वह लगभग 1000 से भी ज्यादा बताए जाते हैं। कुछ आंकड़े मैंने किसी पुस्तक में पढ़े थे, 1027 के आसपास अब तक स्थल सामने आ चुके हैं। ठीक है, यानी आप मान के चलिए सिंधु घाटी सभ्यता में छोटे बड़े गांव और शहर कुल मिला के कितने थे? 1000 से भी ज्यादा थे। ठीक है, अब तक सिंधु घाटी सभ्यता में 1000 से भी अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं और उसमें सबसे प्रमुख स्थल था जो सबसे पहले खोजा गया था पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, वर्तमान शाहीवाल जिले में। पंजाब प्रांत पाकिस्तान का है, उसका शाहीवाल जिला है, उसमें खोजा गया था रावी नदी के तट पे हड़प्पा। और इस हड़प्पा स्थल की खोज सबसे पहले खोजा गया। सवाल बन सकता है सबसे प्रमुख शहर भी माना जाता है हड़प्पा, जो सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी भी माना जाता है। वो 1826 ईस्वी में प्रोफेसर चार्ल्स मेसन ने खोजा था। चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले हड़प्पा स्थल को खोजा था। सबसे पहले हड़प्पा स्थल आया, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की ये राजधानी भी माना जाता है, इसलिए इस सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि सबसे पहले कौन से स्थल की खोज की गई थी? सबसे पहले ही सामने क्या आया था? हड़प्पा, इसलिए इसका नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। देखिए, एक बात मुझे बताइए, आज अगर आप 2019 में कोई काम कर रहे हैं या आप 2020 में कोई काम कर रहे हैं, तो क्या 2021 में उस काम को छोड़ देंगे या और अच्छे से करेंगे? डेफिनेटली और अच्छे से करेंगे। तो आप सोचिए कि पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। रोजमर्रा की जिंदगी में उसके पत्थर ही पत्थर था। पत्थर के घर, पत्थर के औजार, पत्थर के बर्तन, सब कुछ पत्थर का। ठीक है, वो स्वयं पत्थर का नहीं था, बाकी सब कुछ उसकी रोजमर्रा की सारी सामग्री पत्थर की थी। मैंने अभी अभी क्या बताया? सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले आदि मानव का समय कौन सा था? पाषाण काल। तो आप मुझे बताइए, क्या वो पत्थर का प्रयोग करना छोड़ देगा सिंधु घाटी सभ्यता के समय आएगा तो? नहीं, और अच्छे से करेगा। यानी पत्थर का समय तो था ही, पत्थर का समय तो आज भी चलता है, पत्थर तो आज भी हम घरों मकानों में यूज करते हैं। यानी पाषाण काल तो आज भी चल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में भी था। लेकिन मनुष्य ने इस काल में तांबे का प्रयोग भी शुरू कर दिया था, इसलिए इस काल को संयुक्त रूप से ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है। यानी आप सिंधु घाटी सभ्यता कहें या हड़प्पा सभ्यता कहें या ताम्र पाषाण काल कहें, बात एक ही है। लेकिन इस काल में मनुष्य ने तांबे के अंदर टीन मिलाया, क्योंकि मनुष्य है, आगे बढ़ रहा है, अब वो आदि मानव नहीं रहा, अब वो क्या बन गया है? सभ्य, समझदार। तो उसने तांबे के अंदर टीन मिलाया और टीन मिलाकर कांसा बनाया। सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकतर जो चीजें हैं, घरेलू चीजें हैं, जो रोजमर्रा में काम आने वाली चीजें हैं, डेली यूजेस में काम आने वाली चीजें हैं, वो सारी कांसे की हैं, इसलिए इसे कांस्य युग भी कहा जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता कहें या आप हड़प्पा सभ्यता कहें या ताम्रपाषाण काल कहें या कांस्य युग कहें, बात एक ही है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने लायक, लेकिन हम थोड़ा सा इसको अकॉर्डिंग टू एग्जाम देखेंगे कि एग्जाम में क्या क्या मैटर आपके काम आ सकता है, तो वो सारी चीजें देखते हुए चलेंगे। चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा और आगे। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या ताम्रपाषाण काल,
या कांस्य युग, बात एक ही है। सिंधु घाटी सभ्यता के अब तक कुल मिलाकर 1000 स्थल खोजे जा चुके हैं। सबसे पहला स्थल खोजा गया था हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे नवीन स्थल जो अब खोजा गया है कुछ ही समय पहले, वो है भिरडाना। बहुत सारी पुस्तकों में आपको भिरडाना नहीं मिलने वाला, यह वर्तमान हरियाणा में है, लेकिन मैक्सिमम पुस्तकें थोड़ी पुरानी हैं, तो इस वजह से आपको इसमें शोर्तगेही भी मिल सकता है, कहीं कहीं पे बालाथल भी मिल सकता है, लेकिन सबसे नवीनतम स्थल अभी लेटेस्ट में खोजा गया है, उसका नाम है भिरडाना। सबसे पुराना स्थल खोजा गया है हड़प्पा। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति और आकार की चर्चा करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता आखिरकार फैली हुई कहां थी। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का अगर मैं बात करूं सबसे उत्तरी स्थल की, सबसे उत्तरी स्थल था मांडा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर था। मांडा चिनाब नदी के किनारे। सबसे पश्चिमी स्थल की बात करें तो सबसे पश्चिमी स्थल था, वह था सूतका गेंडोर। यह सूतका गेंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के अंतर्गत मौजूद है सूतका गेंडोर। यह सूतका गेंडोर जो है वह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के अंतर्गत है। एक बलूचिस्तान प्रांत जिसकी राजधानी है क्वेटा, और एक है सिंध प्रांत, कराची। हमारी नजर में, हम हिंदुस्तानियों की नजर में पाकिस्तान के पास में 4 प्रांत हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के अंतर्गत पड़ता है प्रवरा नदी के किनारे, दाश्क नदी के किनारे, और सबसे पूर्वी स्थल है वह है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर वर्तमान मेरठ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, वह हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। और सबसे दक्षिणी स्थल की बात करूं, सबसे साउथ स्थल की बात करूं, तो वह है आपका दायमाबाद। दायमाबाद वर्तमान अहमदनगर महाराष्ट्र के अंदर मौजूद है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अगर मैं आकार आपको बताऊं तो सिंधु घाटी सभ्यता इस इलाके में फैली हुई थी। यूं मान के चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का वैसे कालक्रम बताया गया है, जो सर्वमान्य कालक्रम है वह 2350 से 1750 ईसा पूर्व है। यानी आज से मान के चलिए 3769 साल पहले, 3769 साल पहले, लगभग 3500 साल पहले, एक बार लमसम आप मान के चलिए, जो सर्वमान्य और मैक्सिमम, वैसे पुरातत्व विज्ञान के पुरातत्ववेत्ताओं का अलग अलग मानना है कालक्रमों को लेकर, लेकिन मोटे तौर पर अधिकांश पुरातत्व विज्ञानी इस डेट से सहमत है, 2350 से 1750। यानी आज से आप मान के चलिए सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। सिंधु घाटी सभ्यता आप मान के चलिए आज से लगभग 3500 साल पहले, यूं समझ लीजिए भारत यहां पे था। आज से 3500 साल पहले भारत यहां पर था और भारत की राजधानी थी, यानी उस समय की दिल्ली थी हड़प्पा। अब मैटर समझ में आया आपको मैं क्या कहना चाह रहा था? यानी 3500 साल पहले भारत यहां नहीं था, यहां नहीं था, यहां नहीं था, भारत था यहां, जिसमें थोड़ा अफगानिस्तान आता था, थोड़ा कश्मीर आता था, थोड़ा पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, भारत का पंजाब प्रांत, इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र, थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश, यह सिंधु घाटी सभ्यता थी। यानी यूं मान के चलिए उस समय भारत यहां पे था और भारत की दिल्ली थी उस समय यह हड़प्पा। और भारत में
अब उस समय के भारत में लगभग 1000 छोटे बड़े स्थल थे, यानी छोटे बड़े गांव या शहर या कस्बे थे। समझ गए मेरी बात? सिंधु घाटी सभ्यता क्या है एग्जैक्टली? आज से 3500 साल पहले भारत यहां पे था और भारत की राजधानी थी हड़प्पा, और हड़प्पा जैसे छोटे बड़े गांव और नगर अब तक 1000 सामने आ चुके हैं। जो सबसे पहले खोजा गया था उस शहर का नाम था हड़प्पा, इसलिए इसका नाम हड़प्पा रख लिया गया। और सबसे लेटेस्ट अभी अभी खोजा गया है उसका नाम है भिरडाना, जो कि हरियाणा में है। गेटिंग माय पॉइंट? अब चलते हैं कुछ आगे आने वाले मैटर पर। सिंधु घाटी सभ्यता को थोड़ा सा और हम बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यह सवाल कभी भी पूछा जा सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, दक्षिणी कौन सा है, और पश्चिमी कौन सा है, पूर्वी कौन सा है। आजकल सवालों का थोड़ा पैटर्न बदलता हुआ नजर आता है, जिसमें एक और स्थल दिए जाते हैं, दूसरी ओर उसके लोकेशन दी जाती है, आपको मिलान करना होता है। तो ये मिलान करने वाले रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा इस एंगल से पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस वाले डायग्राम को अच्छे से देखिएगा। हिस्ट्री लाइनों से रटने वाला, पुस्तकों से पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है। हिस्ट्री को पढ़ने के दो ही अच्छे तरीके हैं। मेरे गुरुजी ने मुझे आज से लगभग 8 साल पहले समझाया था, जब मैंने अपनी पढ़ाई को थोड़ा ओवर किया था, तब मुझे उन्होंने समझाया था कि बेटा इतिहास की 2 आंखें हैं, डेट और मैप। अगर आपको डेट नहीं आती तो आप काणे हो, और अगर आपको मैप नहीं आता तो आप अंधे हो। इसलिए हिस्ट्री को कभी भी मैप के बिना डायग्राम के आप नहीं समझे तो बेहतर होगा। सिर्फ लाइनों से हिस्ट्री कभी क्लियर नहीं होती, शब्दों से हिस्ट्री क्लियर नहीं होती। हिस्ट्री को अच्छे से समझने के 2 ही तरीके हैं, या तो हिस्ट्री को हिस्ट्री के हिसाब से लिया जाए, क्योंकि हिस्ट्री में घटनाक्रम चलते हैं, किसने क्या किया, किसने किसको पटका, किसने किसको धोया, यह सारा एक वीडियो की तरह, एक फिल्म की तरह चले तो याद रह सकती है, क्योंकि फिल्में आपको याद रहती है। वीडियो के स्टार्ट में ही आपको मैंने बता दिया था। और दूसरा, हिस्ट्री को अच्छे से समझने का दूसरा तरीका है कि इस तरह से आप डायग्राम से चलें, आपके माइंड में ऐसी छप जाएगी कि कोई निकाल ही नहीं पाएगा। हां, थोड़ी मुश्किल आ सकती है, लेकिन कंपटीशन मुश्किल नहीं है। अगर ढंग से आप टीचिंग करते हो, ढंग से आपको कोई पढ़ाता है या फिर कोई प्लेटफॉर्म अच्छा है, तभी आपका पढ़ना सार्थक है। नहीं तो पुस्तकों में मैटर की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या काम का है, क्या काम का नहीं है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, यह एक अच्छा कोच ही बता सकता है। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में, भले मैं प्रोफेसर हूं अपनी हैसियत से, लेकिन मैं अपने आप को इस फील्ड में कोच मानता हूं, और कोच का काम है दिशा देना, न कि पढ़ाना। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मैं आपको वो समझाऊंगा कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कितना आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा, ये सारी चीज समझाने की जिम्मेदारी है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हम समझते हैं और अच्छे से। सिंधु घाटी सभ्यता के अब तक 1000 स्थल सामने आ चुके हैं। ठीक है, उन 1000 स्थलों में 5 सबसे महत्वपूर्ण स्थल हैं। 5 महत्वपूर्ण स्थल हैं, और ये 5 स्थल हैं हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शाहीवाल जिले में रावी नदी के तट पे था। पाकिस्तान में भी पंजाब है, ध्यान रखना। 1947 से पहले विभाजन हुआ था तो पंजाब के 2 टुकड़े हुए थे। एक स्थल है, मुख्य स्थल मोहनजोदाड़ो, नाम सुना होगा, जिसे आप मोहनजोदाड़ो कहते हैं। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में है, सिंधु नदी के किनारे। एक प्रमुख स्थल है जिसका नाम है धोलावीरा।
जो कि भारत के कच्छ प्रांत में है। गुजरात भारत के अंतर्गत पड़ता है, उसके कच्छ प्रांत में है। एक स्थल है कालीबंगन, जो कि राजस्थान भारत के प्रांत में है, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। एक स्थल है जिसका नाम है बनावली। ये बनावली जो है वह हरियाणा भारत में है। ये 5 प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता के शहर माने जाते हैं। हड़प्पा, मोहेंजोदारो, धोलावीरा, कालीबंगन और बनावली। देखिए दोस्तों, अगर आपने पुस्तकें भी पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि सारी पुस्तकों में सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी मोहरे हैं, मुहरे यानी सिक्के, मुहरे यानी सिक्के, वह 5 कोनों वाले हैं। दिखाई दे रहे हैं आपको 5 कोने? ये 5 कोने सिंधु घाटी सभ्यता के 5 शहरों के प्रतीक हैं। अगर आपने थोड़ी बहुत मोहेंजोदारो फिल्म देखी है, वैसे अगर देखा जाए तो आजकल के लड़कों को ऐतिहासिक फिल्में समझ नहीं आती या वो देखना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आप ऐतिहासिक फिल्में देखोगे, वैसे देखने की जरूरत ही नहीं होगी, मैं जब तक पढ़ाऊंगा आपको सारी फिल्में ही दिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको मोहेंजोदारो दिखाने वाला हूं। मोहेंजोदारो मेरे ख्याल में आप में से जितने भी वीडियोस देखे हैं उनमें से 5% ने भी नहीं देखी होगी, क्योंकि आपको तो वो प्रेम रतन धन पायो ने इस टाइप की वो रोमांटिक मूवीज पसंद आती हैं, आपको अच्छी कलात्मक मूवीज कहां पसंद आती हैं, ठीक है। तो ऐसी फिल्में नहीं देखनी है आपको, थोड़ी ऐतिहासिक भी देखनी है। मोहेंजोदारो अगर आपने फिल्म देखी होगी तो उसमें भी आपको पता होगा ऋतिक रोशन जो है, जिसका नाम शर्मन बताया जाता है, वो आमरी से आया था, आमरी गांव से मोहेंजोदारो आया था। तो मोहेंजोदारो के द्वार पर शर्मन यानी ऋतिक रोशन ने अपने काका से पूछा था कि काका ये 5 जनावर कौन से हैं मोहेंजोदारो के प्रवेश द्वार पर। तो काका ने कहा था कि बेटा ये 5 जनावर सिंधु भूमि के 5 शहरों के प्रतीक हैं। बात समझे, सिंधु भूमि के 5 शहरों के प्रतीक हैं। और काका ने बताया था कि एक सिंगा यानी हिरण मोहेंजोदारो का प्रतीक है। हालांकि वो फिल्में हैं, फिल्मों और इतिहास में काफी फर्क होता है, तो आपको शायद पता होगा और जान के बड़ा अचंभा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहेंजोदारो का प्रतीक वास्तव में हिरण था, ठीक है। आशुतोष गोवारीकर साहब ने फिल्म बहुत ही अच्छी बनाई थी, लेकिन हिंदुस्तान में फिल्म देखने की जो है आदत वो बड़ी अजीब टाइप की है, जिसमें कुछ नहीं होता। लाइक शाहरुख खान कुछ नहीं करता। शाहरुख खान साहब का एक ही काम है, उनको मेरे ख्याल से इतनी भी अच्छी एक्टिंग नहीं आती जितनी एक्टिंग दूसरे एक्टर्स को आती है, फिर भी चल रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान की डिमांड है। शाहरुख खान साहब करते भी कितना मस्त है, बस इसके अलावा है क्या। उस समय बहुत सारी अच्छी फिल्में चल रही थी, आई थिंक रुस्तम भी आई थी, तो सबने रुस्तम देखी होगी, ये वाली नहीं देखी होगी, तो देखिएगा एक बार YouTube पे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मोहेंजोदारो फिल्म में इसका जिक्र हुआ है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के 5 प्रमुख शहर थे। यूं समझ लीजिए दोस्तों कि भारत आज से 2350 से 1750 ईसा पूर्व, यानी आज से लगभग 3500 साल पहले भारत यहां था, और भारत की दिल्ली थी हड़प्पा, यानी भारत का उस समय राजधानी थी हड़प्पा। मुंबई जैसा कोई शहर था मोहेंजोदारो, अहमदाबाद जैसा कोई शहर था धोलावीरा, जयपुर जैसा कोई शहर था कालीबंगन, और बनावली कोई चंडीगढ़ जैसा शहर रहा होगा। आप मैटर को समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इतिहास को इसी तरीके से पढ़ना चाहिए, अपने दिल पे लेकर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये हड़प्पा, मोहेंजोदारो, दिल्ली, मुंबई वगैरह ऐसे शहर थे,
मैं ये कहना चाह रहा हूं आज से 3,500 साल पहले ये इस टाइप के शहर हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 5 ही शहर थे, इन 5 के अलावा भी अभी अभी कुछ देर पहले मैंने क्या बताया था, 1,000 स्थलों की खोज हो चुकी है। यानी ऐसे ऐसे शहर उस समय कितने थे, 1,000 से भी अधिक थे। तो हम अब सिस्टमैटिकली उन शहरों को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए सारी पुस्तकों में सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में बड़े बड़े स्थलों की सबसे पहले चर्चा की गई है, छोटे छोटों की बाद में की गई है, एक लाइन में डाल दिया गया है। मेरा एक तरीका थोड़ा सा अलग है, जो सबसे अलग है। मैं सोच रहा हूं कि सबको एरिया वाइज बांट के पढ़ा लूं। रीजन क्या है, क्योंकि होता क्या है कि अपन क्या करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जब भी पढ़ते हैं तो इतना बारीकी से सवाल नहीं आता, छोटे छोटे स्थलों से उनकी लोकेशन पूछी जाती है। आजकल एक सवाल पूछने का नया ट्रेंड्स है कि जैसे कि एक नया तरीका का पैटर्न आपको शुरू हो चुका है काफी समय से, जैसे कि एक और स्थल दिए जाते हैं, दूसरी और उसकी लोकेशन दी जाती है, आपस में मिलान करना होता है, मिलान कीजिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सबसे बेटर तरीका यही होगा कि हम सिंधु घाटी सभ्यता को अलग अलग एरियो में डिवाइड करके पढ़े कि कहां कौन से स्थल मौजूद हैं। अन्यथा पुस्तकों की स्टाइल में पढ़े तो आपके इधर डालोगे उधर गायब होते रहेंगे। सबकी यही समस्या है कि उनको हमेशा इधर कोई भी मैटर डालते हैं तो उधर निकलता रहता है। इसलिए आप कोशिश ये करें कि थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करें, जैसे मैं करता हूं। सिंधु घाटी सभ्यता को हम अलग अलग एरियो में डिवाइड करके इसलिए भी पढ़ना चाहते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह अलग अलग क्षेत्रों में फैली हुई थी और आजकल सीधे और साधारण सवाल आते हैं कि कौन सा स्थल कहां है, मिलान कीजिए। एक और आपको स्थल दिए जाएंगे, दूसरी ओर उसके राज्य दिए जाएंगे या जिले दिए जाएंगे, आपको आपस में मिलाना होगा। ठीक है, और ऐसे सवाल कई बार आ चुके हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं।